नमस्कार मित्रों, विनय क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप मित्रों? आशा करते हैं आप सब आनंद मंगल और कुशल मंगल होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को आनंद में और मज़े में रहना चाहिए। किसी भी तरह की चिंता या टेंशन या जो भी स्ट्रेस है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, हमारे गुरुजन हैं, उन सब का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। मज़े कीजिए अपनी लाइफ में, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए मित्रों, लेकिन एक सभ्यता, एक संस्कार के साथ में। तो चलिए मित्रों, आज मैं जो हमारे 10वीं की जो क्लास है, मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था, हमने दिवाली के हमने बहुत मज़े किए हैं, वेकेशन बहुत अच्छे से निकले हैं। और अब जैसे जैसे कोर्स बढ़ रहा है तो हम जल्दी से जल्दी लेकिन आराम से हम सब टॉपिक वाइज इसको अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में हमारा पहला वीडियो आया, शुरुआत की मैंने टॉपिक की, और आप सबका बहुत बहुत स्नेह मुझे मिला है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके कोर्स में आने वाले, हम वही जानेंगे और अधिक हम लोड नहीं लेंगे। तो मित्रों, आज मैं आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ाऊंगा और मौर्य वंश की शुरुआत और मौर्य वंश के जो प्रथम शासक है उनके बारे में और जानकारी दूंगा। और हम आगे अब पढ़ते हैं विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू हो जाते हैं हम अपनी क्लास में। तो मित्रों, मौर्य काल आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मौर्य वंश, 10वीं स्वर्णिम भारत का इतिहास, पहला अध्याय। तो मित्रों, मौर्य वंश के बारे में हम जान रहे हैं। तो मौर्य वंश का जो काल है, मैं मित्रों काल क्रम बता दूं, 326 ईसा पूर्व, ठीक है, 326 ईसा पूर्व। और मौर्य काल जो है हर्यक वंश के बाद उत्पन्न हुआ है। हर्यक वंश के बाद उत्पन्न हुआ है मौर्य काल। और उत्तर भारत का विस्तार जो हुआ है वह कब हुआ? मौर्य काल के दौरान। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत का विस्तार हुआ था, मौर्य काल के दौरान, हर्यक वंश के बाद में। और इसी के साथ में जो 16 महाजनपद मैंने बताए थे आपको मित्रों, उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण रहा है मौर्य वंश में वो रहा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य ये विस्तार क्षेत्र रहा है, महाभारत काल से भी रहा है, 16 महाजनपद काल से भी रहा है मगध साम्राज्य। और इसकी बहुत ही डिमांड रही है उस दौर में, क्योंकि यहाँ के हाथी जो जंगल में पाए जाते थे वो बहुत अच्छे पाए जाते थे। यहाँ के वन की जो लकड़ियाँ हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है, जो भूभाग है, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो खेती है, जो तो मगध साम्राज्य की जो बहुत ही अहमियत थी मौर्य काल में, अशोक के काल में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी मगध साम्राज्य की बहुत ही अहमियत रही है। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कीजिए, ये बेसिक है हमारा मौर्य वंश की शुरुआत के बारे में। उत्तर भारत का विस्तार रहा है, स्वर्णिम भारत का जो ये काल रहा है मौर्य काल, बहुत ही अच्छा। और अब हम आगे विस्तार से जानते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में जो मगध है उसके जो शासक हुए थे नंद वंश के गणानंद हुए, जो बहुत ही क्रूर थे। क्रूर यानी मतलब बहुत ज़्यादा लगान लगाते थे प्रजा पर। तो प्रजा बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इनसे, प्रजा को ये जीत नहीं पाए, प्रजा का ये स्नेह नहीं जीत पाए, और बहुत ज़्यादा कर लगाते थे। और उस समय सिकंदर जो था उसका भी आक्रमण भारत पर हो रहा था पश्चिम से। तो इस तरीके से जो गणानंद का जो कालक्रम अच्छा नहीं रहा। तब कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ये कौटिल्य के शिष्य थे। कौटिल्य के ये शिष्य हैं। और कौटिल्य की जो रचना है वो है अर्थशास्त्र। और राजनीति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं कौटिल्य। चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के शिष्य थे जो बहुत ही वीर योद्धा हुए, बुद्धिमान हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 25 वर्ष की उम्र में राजा बने। और चंद्रगुप्त मौर्य का कालक्रम रहा मित्रों, कालक्रम लिख लीजिए, 322
322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, ये रहा है कालक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने घनानंद को पराजित किया, 25 वर्ष की उम्र में राजा बन गए। कहाँ के? मगध साम्राज्य के। जी हाँ मित्रों, मगध साम्राज्य के ये राजा बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके दरबार में मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज, प्रश्न आते हैं। मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। इंडिगो जो है इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है मित्रों, इनके काल में मेगस्थनीज आए थे और इसी के साथ में अहनानुरु और मुर्नानुरु, ये तमिल ग्रंथ है। इन तमिल ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से विदित है। विस्तार से इसका सारा कालक्रम विदित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौर्य वंश है उसका बहुत ही ज्यादा फैलाव किया। मौर्य वंश को चरम पर लेकर गए। मौर्य वंश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था पूरे भारतवर्ष में। अखिल भारतवर्ष में जो है मौर्य काल में जो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से लेकर के जो दक्षिण में सुवर्णगिरी का जो क्षेत्र है वहां तक, और पश्चिम में भी आप चाहे पश्चिम का जो क्षेत्र है मैंने आपको बताया, तो पश्चिम के क्षेत्र से लेकर पूर्व में मगध का क्षेत्र ले लीजिए। पूर्व में आप पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र ले सकते हैं। पश्चिम में आ जाए तो आप थोड़ा तक्षशिला ले सकते हैं। आप मध्य में उज्जैन ले सकते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र है राजनीतिक रूप से वे सभी के सभी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में घटित हुए। ठीक है मित्रों, तो ये दो ग्रंथों के नाम भी आप याद रखना, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छा मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कालक्रम रहा जो आपकी कोर्स में हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे। तो मित्रों, यूनानी शासक हुए एक यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया युद्ध में। मौर्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सीजी मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सिल्यूकस निकेटर को कर दिया, हरा दिया, पराजित किया इनके दौरान। और फिर बाद में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। अब समझौता इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि सिल्यूकस ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य से मांगे 500 हाथी। क्या मांगे? 500 मांगे, हाथी मांगे। और 500 जो हाथी थे, 500 हाथी के बदले में सिल्यूकस ने अफगानिस्तान का क्षेत्र, सिंध प्रांत, सिंध का क्षेत्र और बलूचिस्तान का क्षेत्र, ये सभी जो क्षेत्र है ये किसे दे दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। पुत्री का विवाह करवाया मौर्य से। ये कौन था? यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर। तो ये आप महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य से, इसके बारे में प्रश्न आते हैं 10वीं में, और अगर आप इसके बारे में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बेसिक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो हम जान सकते हैं कौटिल्य के शिष्य थे, घनानंद को इन्होंने पराजित किया, सिल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया, और इन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार जो बहुत ही किया। कौटिल्य के शिष्य रहे, बहुत ही इनका नाम है इतिहास में। इनके बारे में और भी कई छोटी बड़ी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम कोर्स के अनुसार पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आगे हम विस्तार से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे जाकर जैन धर्म में दीक्षा ली।
जैन धर्म में दीक्षा ली। दीक्षा किससे ली? जैन संत भद्रबाहु से। भद्रबाहु से अंत समय में इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दीक्षा ले ली भद्रबाहु जी से, और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला, ये पड़ता है मैसूर में। श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण गोला पड़ता है मैसूर में, और यहां पर उपवास कर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। बहुत अच्छे जैन संत भी हुए, बहुत वीर योद्धा भी हुए, और इन्होंने इस तरीके से अपने जीवन यापन किया चंद्रगुप्त जी मौर्य ने। ठीक है, इनका साम्राज्य विस्तार हम देख लेते हैं कितना क्या है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण बातें तो हो गई हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, कैसे मौर्य वंश की शुरुआत हुई। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य रहा है, आप देख लीजिए, काबुल है, हेरात, मैंने सिंध बताया आपको, गंगा यमुना का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, या आप उत्तर भारत का मैदान भी कह सकते हैं। उत्तर भारत का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, काबुल है, अफगानिस्तान मैंने बताया, हेरात है, सिंध है, बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया मित्रों। तो इस तरीके से जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक भी ये आए, मैं आपको मैप बता देता हूँ। यहाँ तक ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन किया। इसके साथ में कश्मीर है, मगध है, मगध प्रांत रहा है, कश्मीर तक भी इनका शासन रहा मौर्य काल में, और मध्य भारत रहा, उत्तर भारत रहा। तो मित्रों, एक मैप के माध्यम से हम जानेंगे मौर्य वंश है ये हमारे, मैं बताना चाहूँगा आज अखिल भारत का नक्शा, ये देखना हो। मतलब इस तरीके से अच्छा बना होगा आई थिंक। अखिल भारत का हमारा नक्शा है ये। मौर्य वंश का राजनीतिक केंद्र, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। अखिल भारत का आज का नक्शा हम देखें तो ये देखो, ये राजस्थान ऐसे करके ये कश्मीर बनता है, ठीक है। तो अखिल भारत का नक्शा मैंने बनाया जैसे तैसे, आप देख लीजिएगा, ऐसे इस टाइप का पूरा मतलब नक्शा है हमारे भारतवर्ष का, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रहेगा, सीजी मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य। चलो ठीक है। तो अफगानिस्तान में तक्षशिला इनका केंद्र रहा है। मध्य भारत में उज्जैन, यहाँ पाटलिपुत्र, बिहार, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी दक्षिण, ये इस तरीके से आपकी किताब में दे रखा है। ये जो राजनीतिक क्षेत्र रहे हैं वो किसके अधीन रहे हैं? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, ये सब जो क्षेत्र आ रहा है इसके बीच में, मैसूर का क्षेत्र ले लीजिए आप, मैं आपको तक्षशिला ले लीजिए आप, कश्मीर ले लीजिए आप, और ये जो पूरा मगध का क्षेत्र है, हेरात है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है अफगानिस्तान में, ये जो सारा जो क्षेत्र रहा है ये रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये हो गए हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हम अब जानेंगे बिंदुसार के बारे में। ठीक है मित्रों,
राजनीतिक केंद्र। और अगर कुछ त्रुटि रह गई है तो आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, थैंक यू। अब हम जानेंगे बिंदुसार। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसका क्या रहा है कालक्रम, ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका कालक्रम रहा है। बिंदुसार का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मगध का ये क्या बना राजा, मगध के सिंहासन पर बैठा, मगध के सिंहासन पर बैठा। कौन, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। अब बिंदुसार को मित्रों वायु पुराण में इसको कहा गया है भद्रसार। मित्रों भद्रबाहु जी से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वायु पुराण में कहा गया भद्रसार और जैन ग्रंथों में कहा गया है, जैन ग्रंथ में इनको कहा गया सिंहसेन। सिंहसेन कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया। अरिस्त्रनैन ऐसा कुछ नाम है, आप बुक्स में देखना आराम से। उसको यूनानी जो लेखक है उन्होंने अरिस्त्रनैम ऐसा कुछ नाम उसको दिया है बिंदुसार को, अरिस्त्रनैम। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार ने क्या किया था कि दक्षिण भारत के जो सुदूर क्षेत्र है, दक्षिण भारत का सुदूर क्षेत्र तक विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया दक्षिण भारत तक बिंदुसार ने। और बहुत बड़े राजा हुए, कई तरह के यह कार्य अपने राज्य में करवाते थे। इनके बारे में भी विस्तार से कई बातें आई हैं। और इस तरीके से दक्षिण भारत के जो सुदूर क्षेत्र है वहां तक इन्होंने बिंदुसार जी ने अपना राज्य का विस्तार किया, मगध साम्राज्य का, मौर्य वंश के दौरान, मौर्य काल के दौरान। ठीक है मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इनका कालक्रम बताया, आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो सुदूर क्षेत्र तक इन्होंने अपने राज्य का आगे इन्होंने विस्तार किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा जो थे, शासक थे जी, मेलिद्वितीय के राजदूत डायनानिकस बिंदुसार के यहां आए थे, बिंदुसार के यहां आए थे। यूनानी शासक एंसिटोयस प्रथम, इसका भी एक राजदूत है, डायनेमिक। यह भी किसके यहां पे आया था, बिंदुसार के यहां पर राजदूत। ये लोग आए थे मिस्र से और यूनान से। ठीक है, मिस्र से और यूनान से इसके यहाँ पे कई राजदूतों का आना जाना लगा रहता था। और इसी के अलावा इसके बारे में कई सारी किताबों में भी इसका जिक्र आया है, जैन ग्रंथों में आया है, यूनानी अभिलेखों में, यूनानी लेखों में बिंदुसार के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह के यह राजा हुए हैं। ठीक है, तो प्लिनी के अनुसार बताया, जो मिस्र के जो राजदूत है मेलिद्वितीय, वो उनके जो राजदूत वो आए थे यहाँ पर बिंदुसार के राज दरबार पर। यूनानी जो है उनके जो यूनानी शासकों के जो राजदूत हैं वे भी आए थे बिंदुसार के यहाँ पर।
इसी के साथ में मौर्य काल में जो बिंदुसार है उसने अपने साम्राज्य का बहुत अच्छा विस्तार किया। एक बात और बता दूं मैं आपको कि तक्षशिला को लेकर जो एक विरोध हुआ था 2 बार, उसका दमन भी बिंदुसार ने किया। सबसे पहले उन्होंने अशोक को भेजा था, फिर सुसीम को भेजा। यह जो घटना हुई बिंदुसार के काल में हुई। यह भी घटना भी बिंदुसार के काल में हुई है। तो एक विद्रोह हुआ था जिसके कारण उसके 2 बार जो दमन का जो कार्य है वो बिंदुसार ने ही करवाया था। इनके यहाँ पे कई राजदूत जो थे वो आए थे। कई किताबों में इनको अच्छे से, जो मैंने बताया आपको, जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है, कहीं भद्रासार कहा गया है, और ऐसी कई बातें बिंदुसार के बारे में आया है। ठीक है, तो बिंदुसार जी के बारे में लगभग इतना ही है। वैसे आपकी बुक्स में और भी अच्छे से दिया गया है, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। और अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो है हम आपको अशोक का काल बताएंगे, मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको बताएंगे, फिर हम शुंग वंश की शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।